नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गंगा प्राइम। आपके साथ मैं हूं राजीव ढौंडियाल और इस बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के सह प्रायोजक अब गर्मी को कहो गुड बाय थर्मोकूल कूलर्स के साथ। आरएचएल गोल्ड 500 एचडी सरिया, तौल से छुटकारा पाएं, सरिया गिनकर घर ले जाएं। सीएम योगी को जान से मारने की धमकी देने वाला मुंबई से गिरफ्तार। मुंबई एटीएस ने आरोपी को पकड़ा। यूपी पुलिस के 112 नंबर व्हाट्सएप पर दी थी धमकी। गाजियाबाद में पाताल लोक वेब सीरीज पर बीजेपी विधायक का आरोप। कहा, बिना परमिशन मेरी तस्वीर का हुआ इस्तेमाल। भाटी समाज के खिलाफ नकारात्मक छवि। निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ दी तहरीर। कोविड अस्पतालों में मोबाइल पर लगी पाबंदी का फैसला। L2 L3 अस्पतालों में मोबाइल नहीं रख सकेंगे मरीज। वार्ड इंचार्ज कराएंगे परिजनों से बात। हापुड़ में दर्दनाक सड़क हादसा। प्रेमी जोड़े को बरामद कर लौटते वक्त ट्रक ने गाड़ी को मारी टक्कर। एक पुलिसकर्मी समेत 3 की मौत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। लॉकडाउन में एक और लोगों ने घरों में रहकर फिल्म और वेब सीरीज देखी है, लेकिन इस बीच हाल ही में आई वेब सीरीज पाताल लोक विवादों में आ गए हैं। अब एक और नया विवाद गाजियाबाद से सामने आया है। गाजियाबाद के लूनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज के निर्माता अनुष्का शर्मा के खिलाफ लूनी थाने में एक तहरीर दी है। विधायक नंद किशोर गुर्जर का आरोप है कि वेब सीरीज में उनका और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल का उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। नंद किशोर गुर्जर के मुताबिक असली तस्वीर में उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने 30 मार्च 2018 को एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया था। लेकिन वेब सीरीज में इसी फोटो को एडिट करके मुख्यमंत्री योगी की जगह कलाकार की फोटो लगा दी गई। विधायक का आरोप है कि उनकी मंजूरी के बिना अनुष्का शर्मा ने उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। कई जातियों के खिलाफ दुष्प्रचार भी किया है। तो वेब सीरीज को लेकर अब घमासान मचना शुरू हो गया है, क्योंकि लूनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने इस पर अपनी आपत्तियां जाहिर की है। हमारा एक उद्घाटन हुआ था एलिवेटेड रोड का, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया था, तो मेरा और माननीय सांसद और हमारी पार्टी के नेताओं का फोटो लगा करके उस सीरीज में चलाया है। और वो सीरीज इतनी ज़्यादा जातियों में आपस में व्यवस्था पैदा करती है कि दलित और जट पंजाब में लड़ते हैं, इतना उनमें भेद दिखाया है। और हमारे त्यागी समाज का एक हथौड़ा त्यागी नाम से दिखाया गया है, जो अपने ही ताऊ की लड़कियों का बलात्कार कराता है। मतलब हमारे समाज का जो ताना बाना है, जो समाज हमारे देश के लिए लड़े हैं, उनका स्तर निम्न दिखाना। एक ग्वाला गुजर है, एक और नाम जो माफिया उसमें दिखाया गया है दुनालिया गुजर, उनको जबकि चित्रकूट में उनको माफिया बताया और वो पूरे देश में मर्डर कराते हैं। और उनको दिखा करके, जबकि चित्रकूट में गुजर नहीं है, जिस जाति ने पूरे देश पे नहीं पूरे एशिया पर राज किया हो, उनकी छवि को खराब करना, उन्हें अपराधी बताना। तो अनुष्का शर्मा ने बतौर प्रोड्यूसर वेब सीरीज के साथ डिजिटल डेब्यू किया है। पाताल लोक अमेजन प्राइम पर 15 मई को स्ट्रीम हुई और वेब सीरीज में एक समुदाय की भावना आहत करने का आरोप लगाया गया है। एक संवाद को लेकर नेपाली समुदाय ने भी आपत्ति जताई है। अनुष्का शर्मा ने पहले ही लीगल नोटिस जारी किया गया है। और खुद बीजेपी के विधायक हमारे साथ नंद किशोर गुर्जर जी जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। सर, सबसे पहले तो आपको आपत्तियां क्या है, क्या क्या आपकी आपत्तियां हैं इस वेब सीरीज को लेकर, वो आप दर्शकों को बताएं। आपकी आवाज कम आ रही है सर, इस वेब सीरीज को लेकर जो आपत्तियां हैं आपकी, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले उन आपत्तियों को आप बताएं कि क्या क्या आपत्तियां हैं आपको इस वेब सीरीज को लेकर। मेरी आवाज मिल रही है नंद किशोर जी आपको? भैया आवाज नहीं आ रही, आपकी शोर ज्यादा है। नंद किशोर जी, मेरा सवाल यह है कि जो भी आपत्तियां आपको हैं, पहले उन आपत्तियों को आप बताएं कि इस वेब सीरीज में आपको क्या लगता है कि क्या क्या आपत्तिजनक ऐसा है जो हटाया जाना चाहिए या जो उचित नहीं है। आवाज नहीं मिल रही है।
नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे दोबारा हम कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम हो रही है, तो उनसे हम सीधा जानेंगे कि क्या क्या आपत्तियां उनको हैं इस सीरीज में। उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो अनुष्का शर्मा विराट कोहली की पत्नी, एक्ट्रेस हैं बड़ी, और बतौर प्रोड्यूसर वो फिल्में प्रोड्यूस कर चुकी हैं पहले भी, लेकिन वेब सीरीज में उन्होंने जो है ये वेब की दुनिया में पहली बार इस तरह से कदम रखा है। नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंद किशोर जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको अभी? जी मिल रही है सर। पहले तो अपनी आपत्तियों को आप बताएं कि क्या क्या आपत्तियां, क्या क्या आपको आपत्तिजनक इस वेब सीरीज में लगा है। इसमें पहली आपत्ति तो ये है कि हमारा जो वाजपेयी बिल्कुल तथाकथित नेता बनाया गया है, उनके साथ हमारा नाम जोड़ा गया है उद्घाटन करते हुए, जिसमें हमारे माननीय सांसद अग्रवाल जी का नाम भी फोटो भी है। और वहां तक बिना अनुमति के जोड़ना, पहली बात तो वर्तमान विधायक है और वर्तमान माननीय सांसद है, उनको बिना अनुमति के एक ऐसे नेता के साथ जो मर्डर कराता है और भूमाफिया है। इसके अलावा मेरी जो जाति है, मेरी जाति के गुर्जर समाज को बदनाम करने का काम किया गया है। चित्रकूट में गुर्जर जाति निवास नहीं करती, वहाँ दुनालिया गुर्जर चित्रकूट का दर्शाया गया है। दुनालिया गुर्जर, उसका ग्वाला गुर्जर और त्यागी समाज, जो हमारे यहाँ एक बहुत संपन्न समाज है और बहुत अच्छे अधिकारी और किसान है, उनमें हथौड़ा त्यागी नाम करके हथौड़ा से मर्डर करता है, ऐसा त्यागी समाज के साथ भी किया गया है। और पंजाब में जट और दलितों का संघर्ष और एक त्यागी समाज में अपने ताऊ की बेटी के साथ रेप कराना, ये समाज को एकदम इस तरह से दिखाया गया है। जो समाज इस देश के लिए लड़े, जो एनपीआर की सबसे मजबूत जातियां हैं, जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया, और मेरी खुद की गुर्जर जाति, गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो इस देश पे लगभग आपको साम्राज्य किया है। ठीक है नंद किशोर जी, आप कह रहे हैं कि आपके नाम का भी इस्तेमाल हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या आपने वेब सीरीज देखी है और आपके नाम के साथ साथ क्या आपकी तस्वीर का भी इस्तेमाल किया गया? नहीं, मैंने देखा है, वो फोटो भी मैंने आपको दिया है, जो मैंने कल थाने में एफआईआर कराई है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो हमारी एजेंसी है, जो केंद्रीय जांच एजेंसी है सीबीआई, उसको ये दिखाया गया है कि वो अपने यहाँ के लोकल मेरठ के लोगों को, अब मेरी बात सुन रहे हैं, किसकी आवाज डिस्टर्बेंस हो रही है? जी, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ, हेलो, मेरठ के लोगों को यहाँ के पकड़ करके सीबीआई उनको आतंकवादी लश्कर तोयबा से जोड़ती है। इस तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया गया है। इस सीरीज को लेकर के पाकिस्तान विश्व के मंच पर ये जाकर कह सकता है कि भारत के अंदर आप देखिए, इनके अंदर सच्चाई दिखाई गई है कि यहाँ के लोकल जो अपराधियों को पकड़ करके फर्जी रूप में आतंकवादी बताया जाता है। तो इसका पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का काम किया है। मेरा सीधा सीधा आरोप है कि मुंबई के अंदर दाऊद इब्राहिम का जो माफिया डॉन है, उसका दखल है, और आईएसआई ने मिलकर के इनको अनुष्का को फंडिंग की है, तो इन पर धातु को लगना चाहिए। नंद किशोर जी, अब ये तो एक राइटर की कल्पना है, क्या आपको नहीं लगता कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो दिया जाता है वो अपनी कल्पना के हिसाब से लिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको बहुत ज्यादा खामियां इसमें लग रही, क्योंकि लोग तो बड़ा सराह रहे हैं, इस सीरीज को बहुत बेहतरीन बता रहे हैं कि बहुत अच्छा कंटेंट इसका है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छा डायरेक्शन है। नहीं, अब बताने से कल्पना करना ये कौन सी आजादी है कि हमारा फोटो अनुमति के बिना डाल दिया, और वो भी एक अपराधी नेता के साथ। उसके अलावा सीबीआई जैसी जांच एजेंसी को ये दिखाना कि वो फर्जी बताती है, अगर ये इसको लेकर के विश्व मंच पे ऐसी कोई सीरियल नहीं बनाना चाहिए कभी सीरीज, तो जो देश के लिए घातक सिद्ध हो जाए, तो लेकर के विश्व मंच पे जाकर के पाकिस्तान चिल्लाएगा कि ये आप देखिए कि भारत के अंदर वहाँ के अपराधियों को आतंकवादी बताया जाता है, हमारे लोग वहाँ आतंक नहीं फैलाते, लश्कर तोयबा से आईएसआई से जोड़ा जाता है। तो पूरा मेरा आरोप है, इसकी जांच करने। मैंने पहले भी कहा है कि ये दाऊद इब्राहिम की फंडिंग से और फंडिंग पूरी तरह से हुई है, और ये राष्ट्रद्रोह का बड़ा काम हुआ है। कम से कम जांच एजेंसियों को तो बचा के रखना चाहिए था। अगर हमारा नाम जोड़ा, मेरे समाज को बदनाम किया, जिस समाज ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, त्यागी समाज को, जाट समाज को, दलित समाज को और ब्राह्मण समाज को ऐसा दिखाया कि उनके लीडर, ब्राह्मण समाज के लीडर षड्यंत्र करके लोगों को मरवाते हैं। यानी कि नंद किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि ये सब अनुष्का शर्मा ने जानबूझकर किया है और उनको इन तमाम संगठनों ने फायदा दिया। आप सीधा सीधा उन पर आरोप लगा रहे हैं। विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा एक बहुत बड़ा नाम है हमारे देश का। नहीं, बड़ा नाम क्या देश को बेचने का काम करेगा? इससे छोटा नाम नहीं हो सकता इस देश में। मैं तो जानता नहीं कौन है, लेकिन आप बताइए, सीबीआई फर्जी लोगों को फंसाती है। इसको लेकर के अगर सीडी लेकर के पाकिस्तान विश्व मंच पे जाएगा, तो क्या भारत को कहीं बोलने का मौका मिलेगा?
आज उत्तर प्रदेश में राम राज्य, कहीं कानून व्यवस्था खराब नहीं है, वहां दिखाया गया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी है। देखिए नंद किशोर जी, हमारे देश का जो सिनेमा है उस सिनेमा में एक कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर का एक नाम होता है, स्वाभाविक है, जाति भी होती है, लेकिन उस जाति को आप अगर पूरे समुदाय से जोड़ेंगे तो इस हिसाब से फिर फिल्में कैसे बनेंगी, किसी को नाम कैसे दिया जाएगा फिर? नहीं तो मेरी जाति को क्यों जोड़ा गया, मेरा नाम क्यों लिया गया मेरे अनुमति के, और क्यों मेरी बात छोड़िए, राष्ट्र के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। इस सीढ़ी को लेकर के पाकिस्तान पहले ही आतंकवादी देश घोषित हो चुका है, उसको एक क्लीन चिट देना कि वहाँ के लोग आतंक नहीं फैलाते। हमारी जांच एजेंसियां यहाँ के लोगों का एनकाउंटर करके अरेस्ट करके उनसे पहलवाते हैं, अरेस्ट करके कि आतंकवादी है, लगते है तो आई आतंकवादी नहीं भेजती है। सबसे बड़ा मेरा सवाल ये है नंद किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी तस्वीर का इस्तेमाल क्यों किया गया, आपका वाजिब सवाल है, लेकिन एक सवाल ये भी है क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, अब जनप्रतिनिधि को चुना ही जनता ने है, तो उसकी तस्वीरों का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और आप किसी निजी कार्यक्रम में तो थे नहीं, आप एक जगह पर हैं और आप ही नहीं, उस तस्वीर में बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि तस्वीर में बहुत सारे लोग हैं, वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, गलत तरीके से थोड़ी उसमें दिखाया गया आपको, वो ये कह रहे हैं। नहीं, वो नेता जिसके साथ हमको दिखाया गया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का वहाँ फोटो हटा करके, वहां से फोटो हटा करके वहाँ वो वाजपेयी जो फर्जी एक नेता जो मर्डर कराता है उसके साथ मेरा नाम जोड़ना, इतना दुस्साहस कैसे हो गया इनका? तो उसमें तो और लोग भी है ना, और लोगों ने तो आपत्ति नहीं जताई, आप ही को क्यों इसमें दिक्कत हो रही है? नहीं, और लोगों का मैंने जिम्मेदारी नहीं ली है, मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, और मेरी जाति के ऊपर सीधा उनको अपराधी दिखाना ये बहुत गंभीर है। और मेरी जाति और मेरा प्रश्न छोड़िए, देश की केंद्रीय जांच एजेंसी को ये सिद्ध करना, कटघरे में खड़ा करना कि ये जो सीबीआई है या भारत की जांच एजेंसियां हैं वो यहाँ के अपराधियों को पकड़ करके आतंकवादी बनाती है, उनसे कहलवाती है कि क्या बोलिए कि हम ISI के इशारे पे आए हैं, हम लश्कर तोयबा से जुड़े हुए हैं, हम हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं, हम ISIS से जुड़े हुए हैं। आप उसको देखिए, तो सीढ़ी को लेकर के पाकिस्तान जब जाएगा विश्व मंच पे तो भारत की क्या स्थिति होगी? आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत विश्वगुरु बनने जा रहा है, और ऐसे लोग केवल पैसे के लिए और भी फिल्में बनती हैं, देशभक्ति की फिल्में बनती है, अच्छा एंटरटेनमेंट हो सकता है, लेकिन भाव सिर्फ एक ही थोड़ी है, देशभक्ति के अलावा भी बहुत सारे रस है लोगों के जीवन में, हर एक रस पर एक भाव होता है और फिर एक फिल्म बनती है। लेकिन नंद किशोर गुर्जर जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं आप कि आखिरी कमेंट आपका क्या है कि किस मकसद से, किस इरादे से इस वेब सीरीज को बनाया गया है, वो मकसद और इरादा, और आपको क्या लगता है कि कौन फंड करने वाला है? प्रोड्यूसर तो वैसे अनुष्का शर्मा है इसके, लेकिन पहले भी कहा है, मैं दोबारा अपनी बात पे कायम हूँ, जिस तरह से सीबीआई को कटघरे में खड़ा किया गया है और हमारे समाज को, तमाम समाज को, कि हिंदू समाज इतना हिंसक है कि 1992 में कार सेवा के लिए जा रहे लोग मुस्लिम समाज को मार देते हैं, या हमारी सीबीआई जानबूझ करके मुस्लिमों को आतंकवादी बताती है तो मेरे से पकड़ा जाए, टोटल देश में दंगा हो जाए, देश की जातियों में झगड़ा हो जाए, भारत बर्बाद हो जाए। और ये जो सीबीआई है ये हमारे लोगों को फंसा करके यहाँ के अपराधियों को आतंकवादी बताती है। ये पाकिस्तान बाहर जब बोलेगा जाके विश्व मंच पे कि देखिए सीरीज के अंदर ये भारत की सीरीज है, भारत की सच्चाई है कि वहाँ हम लोग आतंकवादी नहीं रहते, वो हमें बदनाम करते हैं, वो अपने जो वहाँ के क्रिमिनल्स हैं उनको आतंकवादी बता करके पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, तो कहाँ भारत खड़ा रह जाएगा? तो ऐसे लोग बताइए, इनको आंसू का लगना चाहिए कि नहीं? मैं जनता से सवाल करना चाहता हूँ कि पैसे के लिए लोग इतना गिर जाएंगे क्या? ठीक है, नंद किशोर गुर्जर जी, आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ऐसे लोगों पर रास्ता क्या नहीं लगने चाहिए, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, नंद किशोर गुर्जर जी ये कह रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ फिल्मों की बात करें तो वो कल्पना पर आधारित होती हैं, कल्पना होती है कवि की, एक लेखक की, उसके बाद उसको फिल्म का रूप दिया जाता है, एक नए किरदार होता है, हीरो होता है तो उसका भी एक नाम होता है, उसकी भी एक जात होती है फिल्म में, जो विलन होता है और जो दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, हर किसी न किसी की एक कास्ट होती है, एक जात होती है। तो ऐसे में उसको अपने समुदाय से ले लेना और उसके बाद उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना, क्या ये उचित है? हालांकि दूसरी तरफ उन्होंने अनुष्का शर्मा पर भी और इस पूरी की पूरी वेब सीरीज पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनको फंडिंग हुई है, वो भी जो आतंकवादी हैं उनके जरिए इनको फंडिंग हुई, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। पहले अब आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर, देश में फिर से कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ा है और 1,31,000 पार कर गया आंकड़ा। देश में कोरोना के मरीज बढ़े हैं, 1,31,000 को ये संख्या पार कर गई है। 1,31,000 से ज्यादा कोरोना के संक्रमित केसेस हमारे देश में है। यह आंकड़ा 1,31,868 है, यानी कि बहुत करीब है 1,32,000 के। पिछले 24 घंटे में 6,767 केसेस आए, यानी कि
ये अब तक का सबसे हाईएस्ट है। 24 घंटे के भीतर का 5000 तक आए थे आंकड़े, लेकिन 6,767 एक दिन के अंदर कोरोना से 147 मरीजों की मौत भी हुई है। मेरठ में कोरोना से एक और मौत हो गई है। मेडिकल में भर्ती बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो मेरठ में भी मौत हुई है। एक और ये मरीज हैं, उनकी मौत हुई है। बुजुर्ग महिला की मौत हुई है। 58 साल की बुजुर्ग महिला, कोरोना से इनकी मौत हुई है। अब तक मेरठ में कोरोना से 2 मौत हुई है और मृतक महिला को दिल से जुड़ी हुई बीमारी भी थी, यानी कि वो हार्ट पेशेंट भी थी, लेकिन मौत बताया जा रहा है कि अभी कोरोना से हुई है। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूपी की योगी सरकार अब जरूरत पड़ेगी तो पॉलिसी भी बदलेगी। 28 मई को इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम की ओर से होने वाले वेबिनार की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि निवेशकों को आसानी से जमीन मिले, निवेशकों को यूपी में निवेश के फायदे बताए जाएं। इसके अलावा निवेशकों को यूपी के एक्सप्रेसवे, मेन पावर और मैन पावर के बारे में और एयर कनेक्टिविटी के बारे में जानकारी दी जाए। और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी के सामने वेबिनार की तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिया गया। अनुभव शुक्ला हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारियां देंगे। अनुभव, बताएं दर्शकों को कि क्या विजन, क्या प्लानिंग, क्या जो प्रेजेंटेशन रखा गया मुख्यमंत्री के समक्ष, ये किस तरह का प्रेजेंटेशन है? निवेश को बढ़ाने के लिए क्या बदल सकता है उत्तर प्रदेश में अब? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कोरोना काल में यूपी सरकार ने ये जो चुनौती थी उसको अवसर में बदलने की कोशिश की है और इसीलिए तमाम तरह की सहूलियतें जो हैं वो अब निवेशकों को दी जा रही हैं। कुछ समय पहले हमने ही दर्शकों को बताया था कि कैसे एमएसएमई सेक्टर में सरकार ने इतनी छूट दी है कि अगर कोई नई कंपनी स्थापित करता है तो उसको 1000 दिनों तक कोई कागज नहीं देना है। जब 900 से 1000 दिन बचेंगे, 100 दिन, तब उसको अपने डॉक्यूमेंट जमा करना, यानी पहले अपनी वो इंडस्ट्री शुरू करे और कागज बाद में जमा करेगा। इसी तरीके से श्रम कानूनों में भी काफ़ी छूट दी जिससे कि निवेशक आ सकें। और कल जो ये बैठक हुई है मुख्यमंत्री आवास पर, ये इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम का एक वेबिनार होना है 28 तारीख को। उसमें खुद मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसकी समीक्षा तैयारियों की ये बैठक थी। साफ तौर पर इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए, अब ऐसा वक्त है कि निवेशक जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो उत्तर प्रदेश आएगा और यूपी सरकार की जो पॉलिसी है वो उन्हें ये बताना है कि यहाँ पर लैंड उपलब्ध है, भूमि उपलब्ध है। सरकार बहुत जल्दी जो है वो भूमि का हस्तांतरण भी कर दे रही है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना चाह रहा है, वो अप्लाई करता है तो बहुत जल्दी उसको जो लैंड है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। एयर कनेक्टिविटी लगातार उत्तर प्रदेश में बेहतर हुई है। जेवर जैसा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो उत्तर प्रदेश में ही बन रहा है। इसके अलावा जो एक्सप्रेसवे हैं, चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हैं या फिर हम बात करें जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हैं, वो लगातार वहाँ पर काम चल रहा है और एक डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में बन रहा है। तो इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री ने कहा और ये कहा अधिकारियों से कि निवेशकों को ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी बेहतर है, कैसे यहाँ पर यानी जो सरकार बिछा रही है और अगर इन सारी चीज़ों को बताना है। लेकिन ये वेबिनार जो है, इसके बारे में मुझे बताइए अनुभव कि ये वेबिनार जो होने वाला है, इस वेबिनार में कौन कौन जुड़ेगा? क्या इन्वेस्टर्स इसमें जुड़ेंगे? इन्वेस्टर क्या भारत के जुड़ेंगे या विदेशों के इन्वेस्टर्स भी होंगे? और क्या होगा इस वेबिनार में? देखिए ये इन्वेस्ट इंडिया एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम का एक वेबिनार है और ये जो सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग जो है उत्तर प्रदेश का, वो इसको करा रहा है। इसमें जो निवेशक हैं वो शामिल होंगे, खुद मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, इस वेबिनार के जरिए वो जुड़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो देश के टॉप इंडस्ट्रीज़ हैं, खासतौर से आईटी सेक्टर के, क्योंकि लगातार जब से सत्ता में आई है योगी सरकार, उसका एक और उसकी कोशिश है कि यूपी को एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक हब, मोबाइल हब बनाया जाए। और इसीलिए नोएडा में आप देखिए जो प्लांट लगाया गया है वहाँ पर दुनिया
दुनिया का सबसे ज़्यादा मोबाइल का उत्पादन वहाँ हो रहा है एक दिन में। तो उसको भी डेवलप करने के लिए ये एक तरीके से वेबिनार रखा गया है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रिस्ट हैं IT सेक्टर से जुड़े हुए वो शामिल होंगे। खुद मुख्यमंत्री बताएंगे कि क्या सरकार कैसे उनको सहूलियत दे रही है, क्या सुविधाएं दे रही हैं, क्या पॉलिसी में चेंजेस किए, और उनसे भी फीडबैक लेंगे कि वो क्या कहते हैं, उनका क्या सुझाव है, और उसके आधार पर सरकार अपनी कुछ पॉलिसीज़ में भी बदलाव कर सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में निवेश के लिहाज से एक बड़ा जो वेबिनार है, वेबिनार के जरिए 28 मई को मुख्यमंत्री जुड़ेंगे और उसके बाद कुछ बदलाव पॉलिसीज़ में भी हो सकती हैं। जी, अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बदलाव करने की बातें कही गई हैं, जो अब तक बदलाव हुए हैं वो बताने की बातें भी हो रही हैं। तो मकसद ये है कि अब जो प्रवासी आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जाए, क्योंकि ये वो वक्त है जब पूरा विश्व बेरोजगारी की तरफ आगे बढ़ रहा है कोरोना की वजह से। तो ऐसे में इस मौके को अवसर में कैसे तब्दील किया जाए, जो निवेशक कई देशों से वापस कहीं एक जगह तलाश करें, तो क्यों उन्हें उत्तर प्रदेश में वो जगह दी जाए। यही मकसद है कि उनको उत्तर प्रदेश में लाया जाए और इन्वेस्ट करवाया जाए। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर अब कानपुर से, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गई। कानपुर में आग लगी है। शादी के कार्ड और छाते की दुकान में यह आग लगी, जबरदस्त आग लगी। और जिन दुकानों में आग लगी उन दुकानों के ऊपर परिवार भी रहते हैं। उन परिवारों को बचाया गया। मूलगंज के चौक सराफा बाजार की घटना है। आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की लपटें ऊंचे ऊंचे उठने लगी। एक बड़ी चुनौती सबके सामने ये थी कि जो परिवार ऊपर हैं, रात के वक्त में ये आग लगी, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, सुरक्षित उनको बाहर कैसे निकाला जाए, क्योंकि आग की लपटें सब कुछ खाक करने के इरादे से ऊंची ऊंची उठ रही थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मचारी, देखिए, लोगों को जो पर फंसे हुए थे, बुजुर्ग महिलाएं, उनको सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए दिखाई दिए। अन्य लोग भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये रेस्क्यू अभियान चलाया गया। रात का वक्त, अंधेरा ज़्यादा था और आग लगी हुई थी, और इन परिस्थितियों में ही इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। मुंबई एटीएस ने आरोपी को पकड़ा है, जो पेशे से सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है और सीएम योगी से चिढ़ के चलते उसने धमकी दी थी। कुछ वीडियो से यह आरोपी कामरान अमीन खान प्रभावित था, जिसने 22 मई को मुख्यमंत्री लखनऊ पुलिस मुख्यालय में एक अपने व्हाट्सएप नंबर से पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर बम से उड़ाने की धमकी दी थी। अब मुंबई एटीएस ने आरोपी को यूपी एसटीएफ को सौंप दिया है। ट्रांजिट रिमांड के बाद यूपी एसटीएफ आरोपी को लेकर लखनऊ आ रही है। और अब बड़ी खबर आगरा से, जहां पर रेप पीड़िता के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। आगरा से ये जानकारी मिल रही है। एसएसपी को एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट ये एसआईटी सौंपेगी। रेप पीड़िता के मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। आगरा से खबर है, और एसएसपी को सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही, एक हफ्ते का वक्त दिया गया है। एक हफ्ते के अंदर ही एसआईटी अपनी रिपोर्ट भी सौंप देगी, यानी कि जांच करके अपनी रिपोर्ट एसआईटी एसएसपी को सौंप देगी। तो रेप पीड़िता मामले से जुड़ी हुई ये अहम जानकारी अपडेट इस वक्त मिल रही है। आगरा से एसआईटी का गठन कर दिया गया है, और ये एसआईटी जांच करेगी मामले की अब, और ये जांच रिपोर्ट एसएसपी को सौंपी जाएगी। पीड़ित परिवार को पुलिस ने सुरक्षा भी दे दी है। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है, क्योंकि पूर्व मंत्री पर रेप पीड़िता पर दबाव बनाने का आरोप लगा है। पीड़िता ने इंसाफ न मिलने पर आत्मदाह करने को कहा था। ऐसे में एसआईटी का गठन किया गया है। एक हफ्ते के भीतर यह एसआईटी अपनी रिपोर्ट एसएसपी को सौंपेगी। इस बीच में पीड़ित परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखा गया है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा के मद्देनजर उनको सुरक्षा मुहैया करवाई गई है, क्योंकि पीड़िता ने यह स्पष्ट कहा है कि अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर वो आत्मदाह कर देगी, अपनी जिंदगी खत्म कर देगी। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। पुलिस महकमा मामले को लेकर गंभीर दिखाई दे रहा है, और एक हफ्ते के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट एसएसपी को एसआईटी सौंप देगी, क्योंकि आरोप
पूर्व मंत्री पर लगा है, बड़े नेता पर लगा। तो ऐसे में नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता इस खबर पर आपको और ज्यादा अपडेट्स देंगे। नितिन, एसआईटी गठित कर दी गई, कितनी सदस्यीय है, कब तक रिपोर्ट देंगी, और इस बीच में और जो कुछ भी अपडेट, जो कुछ भी जानकारी आपके पास है वो आप दर्शकों को दें। देखिए राजीव, इस पूरे मामले में लगातार ये मामला तूल पकड़ रहा है और पॉलिटिकल भी हो चुका है ये मामला। ऐसे में कल एसएसपी बबलू कुमार पीड़ित के गांव पहुंचे थे, पीड़िता से बात की, परिवारीजनों से बात की, क्योंकि पीड़िता ने ये धमकी दी थी कि अगर उसको न्याय नहीं मिला तो वो 1 हफ्ते में अपना और अपने परिवार सहित वो आत्मदाह कर लेगी, कहीं मामला आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। इसको लेकर लखनऊ से भी इस मामले में अब क्योंकि मामला समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और तमाम इसको लेकर इंसाफ की बात कही है, तो इस मामला लगातार अब राजनीति का रंग भी ले रहा है। तो ऐसे में एक एसआईटी गठित की गई है और ये रिपोर्ट 8 दिन में देगी कि इसमें पूरी घटनाक्रम में क्या सही फैक्ट है, क्या रहा। क्योंकि 13 तारीख को ये घटना हुई, 20 तारीख को पूर्व मंत्री अर्धमन सिंह और उनकी जो पत्नी है बाहर से विधायक अक्षलका सिंह गाँव गए और उसी दरमियान वीडियो बनाने के दौरान जमकर मारपीट और बवाल हुआ और उसके बाद लगातार पीड़िता बयान दे रही है कि पूर्व मंत्री अर्धमन सिंह उन पर राजीनामे का दबाव बना रहे थे, उनको इस पूरे केस वापस लेने के लिए वो प्रेशर बिल्डअप किए हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अर्धमन सिंह का कहना है कि हम इस पूरे मामले में हम पीड़ित पक्ष और जो नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता है उसी की को न्याय दिलाने के लिए हम गाँव गए हुए थे। तो ऐसे में क्या सच्चाई है, क्या इसमें फैक्ट है, अब सच्चाई को ही उजागर करना मकसद है एसआईटी का आपका। नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो गठन हो गया और 8 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट एसएसपी को एसआईटी दे भी देगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है।